जय हिंद मित्रों, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और चलिए मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपसे पूरी तरह से एक तरीके से देखा जाए अपने जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है मित्रों, तो आपके जितने भी प्रश्न मैंने देखा है जो रीट लेवल 2 में जितने भी SST में इतिहास सब्जेक्ट से जो भी प्रश्न बने हैं, इससे पहले मैं कुछ वीडियो लेकर आया, उनका प्रूफ भी मैंने आपको दिया था और सारे ही वीडियो मित्रों वहीं से बने, उसी किताब से बने। तो मैंने एक तरीके से प्लान बनाया है कि क्यों ना बालकों को सारे पाठों का एक तरीके से सार पढ़ा दिया जाए। तो आज मैं टॉपिक नंबर 2 जो है मित्रों, उसका सार लेके आया हूं। तो चलिए मित्रों, करते हैं शुरुआत। देखिए, आपके सामने है टॉपिक नंबर 2 और याद रख लेना है टॉपिक नंबर 2 को। देखो क्या है, देखिए आपके सामने है, देखो टॉपिक नंबर 2 क्या दे रखा है मित्रों। टॉपिक नंबर 2 है, देखो, राजा, किसान और नगर। इस तरीके के पाठ का नाम है और उसमें जो भी मतलब फैक्ट बनते हैं, जो भी तथ्य बनते हैं, वो सामने आपके एक तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए देखो, सबसे पहले दे रखा है मित्रों अभिलेख। तो अभिलेख क्या होता है उसको जान ले हम। अभिलेख किसे कहते हैं उसको जान ले। तो देखो, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहली बात तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं पुरालेख शास्त्र। क्या कह सकते हैं? पुरालेख शास्त्र कह सकते हैं। और अगर अंग्रेजी में अगर पूछा जाए, कई बार इस तरीके का वर्ड भी दे देता है, तो याद रख लेना, ठीक है, क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। हिंदी में कहते हैं आपके अभिलेख शास्त्र या पुरालेख शास्त्र। ठीक है, अब अभिलेख किन्हें कहेंगे? तो याद रख लेना, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी, बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। तो अभिलेखों का मतलब है एक तरीके से लिखावट। क्या होता है मित्रों? लिखावट। चाहे वो पत्थर पर लिखा हुआ हो या फिर किसी कठोर धातु पर या फिर किसी बर्तन पर, किसी भी चीज पर जो भी लिखावट है। पहले के राजा महाराजा अपनी प्रशस्तियों में अपनी जो उपलब्धियां थी, राजनीतिक उपलब्धियां थी, उन सब के बारे में कहीं न कहीं पत्थरों पर, शिलालेखों पर, इस तरीके से क्या बहुत सारी जो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी जो उपलब्धियां थी उनको खुदवा के रखते थे। तो एक तरीके से अभिलेख को हम क्या कह सकते हैं? जो पत्थर, धातु, मिट्टी जैसे बर्तन कठोर सतह पर खुदे होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। और अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। तो जो भी इनको बनवाता है, अभिलेखों को खुदवाता है, तो वो अपनी उपलब्धियों को लिखवाता है। तो उन्हीं व्यक्तियों के क्रियाकलाप इसमें लिखे होते हैं। और साथ में देखो, राजाओं के क्रियाकलाप और महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता है, ठीक है, जैसे राजा कोई क्रियाकलाप करता है जिनमें महिला या फिर पुरुष कोई भी दान दे रहे हैं ना मित्रों, तो उन सब का ब्यौरा किसमें देखने को मिलता है? आपका अभिलेखों में। प्राचीनतम अभिलेख देखिए ज्यादातर कौन सी भाषाओं में थे? प्राकृत भाषाओं में, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी, जनसाधारण की जो भाषा थी मित्रों, वो भाषा कहलाती थी प्राकृत भाषा कहलाती थी। तो प्राचीनतम जो अभिलेख है वो आपको कौन सी भाषाओं में मिलेंगे? ज्यादातर प्राकृत भाषाओं में मिलेंगे। ठीक है, प्राकृत उन भाषा को कहा जाता था जो जन सामान्य की क्या होती थी मित्रों? भाषाएं होती थी। ठीक है, अब देखिए, बहुत बड़ी एक उपलब्धि किसी व्यक्ति ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से देखा जाए तो एक अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था मित्रों? जेम्स प्रिंसेप। उसने अभिलेखों को खोजने का काम किया। तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मिली है वो जेम्स प्रिंसेप को मिली है। देखिए, भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई है मित्रों। 1830 के दशक में यानी कि 1838 के आसपास अशोक के जो अभिलेख थे उनको एक तरीके से खोज निकालने का काम, है ना, उनकी जो लिपि थी उनका अर्थ निकालने का काम जो किया था मित्रों, वो किया था देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इसने देखो एक तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। कौन कौन सी लिपियों का अर्थ निकाला? याद रख लेना, एक तो ब्राह्मी लिपि का और एक खरोष्टी लिपि का। क्या याद रखोगे? जो जेम्स प्रिंसेप थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने अशोक के जो शिलालेख थे उनमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो लिखे गए शिलालेख थे उनका अर्थ निकाला था। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के अर्थ निकालने का प्रयास किया है तो वो किया है किसने मित्रों? जेम्स प्रिंसेप ने। याद रख लेना। ठीक है, प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाला राजा का नाम लिखा है। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का मतलब होता है जिसकी बहुत सुंदर मुख हो, अच्छा मुखड़ा हो। ठीक है, एक तरीके से मनोहर मुखाकृति हो, उसे कहते हैं प्रियदर्शी। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम क्या मिलता है मित्रों?
अशोक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक के बारे में बात की गई है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो सिक्के या फिर अभिलेख जो खोजे गए उन सब में ज्यादातर देखने को मिला है अशोक का नाम प्रियदर्शी। क्या मिला है मित्रों? प्रियदर्शी। मगर कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक भी मिलता है। और आपको पता है मौर्य सम्राट यानी कि मौर्य काल का एक महान शासक है अशोक, जो आप जानते हो। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बात। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य काल में अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो ये ध्यान रख लेना, बौद्ध ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि जो आरंभ के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध मौर्य काल में शासक हुए उनमें से एक अशोक का नाम भी उल्लेखनीय मिलता है। तो अब इसमें से देखो क्या क्या चीज याद रखने की। आपको अभिलेख का अध्ययन अभिलेख शास्त्र या पुरालेख शास्त्र कहलाता है, जिसे एपिग्राफी भी कहते हैं। अभिलेख में ज्यादातर जो राजा महाराजा, जो भी पुरुष स्त्रियां, सब अपने क्रियाकलाप, जो भी उपलब्धियां थी, उन सबको क्या करते थे? खुदवाते थे, लिखवाते थे। ठीक है, और ज्यादातर अभिलेख किस पर? पत्थर पर या किसी धातु पर या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदवाए जाते थे। याद रख लेना। ठीक है, और फिर भारतीय अभिलेख विज्ञान में जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य 1930 के दशक में, 1938 की अगर बात करें तो मित्रों जेम्स प्रिंसेप नाम का एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जिसने सबसे पहले खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं मित्रों उनको खोजने का कार्य किया है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आरंभिक अभिलेख विज्ञान में अगर देखी जाए तो किसको मिली है मित्रों? जेम्स प्रिंसेप को। तो याद रख लेना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि तो अर्थ निकालने का जो कार्य है वो किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, और उन अभिलेखों पर देखो अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी या फिर मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, और कुछ पर उसका नाम अशोक भी मिलता है। तो ये अपना ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में भी एक तरीके से अशोक को सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में माना गया है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। और अगले पेज में बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने बहुत काम की है, और ये भी है कि यहाँ से कोई न कोई प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले लिखा है मित्रों बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय। याद रख लेना, बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अगुंतर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। दोनों ग्रंथों की याद रखना, और दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपदों का निम्नलिखित में से उल्लेख मिलता है तो दो चीज है देखिए, एक तो अगुंतर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, और एक जैन ग्रंथ है कौन सा मित्रों? भगवती सूत्र। ठीक है, परंतु इन ग्रंथों में सूची एक समान नहीं मिलती। एक तरीके से देखा जाए तो जो महाजनपदों की सूची है ना, तो ये जो बौद्ध ग्रंथ है या जैन ग्रंथ है एक समान एक तरीके से उनकी सूचियां देखने को नहीं मिलती। फिर भी देखो कुछ महाजनपद जिनका नाम मिलता है, जैसे बज्जी का, मगध का, कौशल का, कोरु का, पंचाल का, गांधार का और अवंती का। ठीक है, चिंता मत करो, आपकी पीपीटी भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसकी मैं डाल दूंगा लिंक। ठीक है, तो बज्जी, मगध, कौशल, कोरु, पांचाल और गांधार, अवंती, इस तरीके के महाजनपदों का उल्लेख आपको बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इनमें देखने को आपको मिलेगा। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस किस में? एक तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ठीक है, आगे चले देखो, अधिकांश जनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोग समूह शासन करता था। कई लोगों का समूह। देखो ज्यादातर जनपदों में कौन शासन करते थे? राजा। फिर भी कुछ गणराज्य या संघ ऐसे थे जिन राज्यों में लोगों के समूह द्वारा शासन किया जाता था, यानी कि कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होता था। कुछ गणराज्य ऐसे भी थे मित्रों, कुछ संघ भी ऐसे भी थे जिनमें अगर देखा जाए तो कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होता था, जबकि कुछ लोगों का समूह वहां पर शासन करता था, जिसमें समूह में अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? समूह का राजा कहलाता था। याद रख लेना। इसी प्रकार के देखो संघ और गणों से संबंधित कौन है? भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, लिच्छवी है ना, गणराज्य एक तरीके से। ठीक है, वो देखने को मिलेगा अपन को। चलिए आगे देखो, जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है। देखो यहाँ याद रखना जनपद का मतलब क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और वो सीधा सीधा लाइन उठाता है मित्रों, ध्यान रख लेना। जनपद का अर्थ क्या है? ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन का मतलब होता है लोग या कुल या फिर कोई जनजाति अपना पांव रखता है और वहां पर बस जाता है। जनपद का मतलब लोगों का रहने का वो स्थान जहां पर पहली बार ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, वहां रहता है, निवास करता है और वहीं पर परमानेंट बस जाता है, उसको क्या नाम दिया गया है? जनपद। ठीक है, याद रख लेना। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है। तो यहाँ पर जो जनपद शब्द है ना, इसका उल्लेख हमें दो भाषाओं में देखने को मिलता है, एक तो प्राकृत और एक कौन सा मित्रों? संस्कृत। ठीक है, याद रख लेना। जनपद शब्द का उल्लेख प्राकृत और जनपद संस्कृत भाषा दोनों में देखने को मिलेगा।
अब देखो ओलिगार्की क्या है, ये प्रश्न बन सकता है। ओलिगार्की क्या है? तो ओलिगार्की एक तरीके का समूह शासन है। क्या है? समूह शासन, जिसमें ठीक है, जिसमें सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सनल किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होकर के एक समूह के हाथ में होती है, उसे कहा जाता है ओलिगार्की। क्या कहते हैं? ओलिगार्की। आपसे प्रश्न बन सकता है, याद रख लेना मित्रों। ओलिगार्की का मतलब यह है जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति में ना होकर के समूह में हो, निहित हो, उसे कहा जाता है ओलिगार्की। जैसे समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, जैसे रोमन गणराज्य। रोमन गणराज्य में भी इस तरीके की शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति राजा नहीं होता था, समूह, एक लोगों के समूह द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, अगला पेज देखिए। इसमें भी देखो 16, अब यहाँ पर ये भी प्रश्न देखो आया हुआ है पिछली एग्जाम में 2022 की में। ऐसे कैसे आया है कि 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? ठीक है, उसके कुछ कारण दिए हैं। ठीक है, और ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य देखो आधुनिक बिहार, मगध क्या है? आधुनिक बिहार में ही है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। और 6ठी से कौन सी शताब्दी? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो आधुनिक इतिहासकार इसके कुछ कारण बताते हैं कि भाई मगध क्यों एक तरीके से शक्तिशाली राज्य था। तो उसके कारण देखो आधुनिक इतिहासकारों ने बताया, यह है कि मगध क्षेत्र में, एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। तो भाई देखो नदियां वदियां बहती थी, है ना, तो जैसे सोन और गंगा नदी, इस तरीके का उसकी जो सहायक नदियां हैं, तो जहाँ नदियों का क्षेत्र होता है, सीधी सी बात है कि भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ होती है। तो मगध एक तरीके से, मगध में खेती की खास उपज, ठीक है, अच्छी उपज होती थी। एक तो इस वजह से। दूसरा देखो, दूसरा यह है कि लोहे की खदानें भी थी यहाँ पर, जैसे आधुनिक झारखंड की बात करते हैं। ठीक है, तो लोहे की खदानें थी तो आसानी से उपलब्ध थी। ठीक है, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। तो दूसरा कारण यह था, क्या था मित्रों, कि यहाँ पर एक तरीके से जो आधुनिक झारखंड है वो उस समय किसमें? मगध साम्राज्य में आता था। तो आसानी से लोहे की खदानें थी यहाँ पर बहुत ज्यादा, जिससे कि तरीके से देखा जाए तो लोहा आसानी से उपलब्ध हो जाता था और एक तरीके से उपकरण और हथियार आसानी से बनाए जा सकते थे। इसलिए एक तरीके से इसको महत्वपूर्ण यानी कि शक्तिशाली राज्य कह सकते हैं। दूसरा, तीसरा देखो जंगली क्षेत्रों में हाथी। अब देखो सेना के लिए एक तरीके से जो हाथियों की जरूरत पड़ती थी, तो जंगली क्षेत्र थे, तो जंगली क्षेत्रों में सेना के लिए हाथी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। तो ये भी याद रख लेना। तीसरा कारण क्या? हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, है ना। दूसरा कारण आपने पढ़ा कि लोहे की खदानें थी जो हथियार बनाने के लिए काम में आती थी। पहला कारण पढ़ा आपने, यहाँ पर खेती अच्छी होती थी। ठीक है, चौथा कारण देखो गंगा और सोन, इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ, यानी कि जो यातायात था वो भी सस्ता पड़ता था, सुलभ पड़ता था। ठीक है, नदियों से। ठीक है, तो जल यातायात की सुविधाएं थी काफी मात्रा में। तो चौथा कारण गंगा व सोन और उसकी सहायक नदियों से आवागमन क्या हो जाता था? सुलभ हो जाता था। अब एक चीज याद रख लेना, क्या याद रखना? देखो आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। अब हालांकि देखिए आधुनिक इतिहासकार तो ये कारण बताते हैं, खेती बढ़िया होती थी, लोहे की खदानें थी, जंगलों में हाथी मिल जाते थे, गंगा और सोन नदियों में आवागमन यातायात सुलभ हो जाता था। जबकि आरंभिक जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ लेखक ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो शासक थे उनकी नीतियां थी जिस वजह से वो अधिक शक्तिशाली था, यानी कि उनकी जो नीति पॉलिसीज जो थी उनके कारण शक्तिशाली था। तो ये आरंभिक जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों की बात है। ठीक है, अब देखिए इन लेखकों ने के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद और जैसे राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते हैं। तो जैन लेखक और बौद्ध लेखक, ठीक है, इनका मानना यह था कि वहां की जो पॉलिसीज थी वो अच्छी थी, इस वजह मगध अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य था। इन्होंने प्रमाण भी दिया है कि यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे कुछ राजा बहुत महत्वाकांक्षी राजा हुए हैं। और वो क्या करते थे? वो ये करते थे कि एक तरीके से उनके जो मंत्री होते थे वो भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियां बनाते थे और नीतियों के कारण ही एक तरीके से देखा जाए मित्रों तो मगध अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य था। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला देखो आपके सामने एक शब्द है राजगाह। और राजगाह वैसे एक तरीके से इसका अर्थ होता है राजाओं का घर। शाब्दिक अर्थ याद रख लेना राजगाह का क्या होता है? राजाओं का घर होता है। क्या होता है? राजाओं का घर।
और ये देखिए वर्तमान बिहार के राजगीर का क्या है, प्राकृत नाम है। तो याद रख लेना, जो राजगीर है वो बिहार में स्थित है और इसका प्राकृत नाम क्या है, राजगाह, जिसका अर्थ क्या होता है मित्रों, राजाओं का घर। क्या होता है, राजाओं का घर। जनपद की राजधानी थी, मतलब एक तरीके से राजगाह मगध जनपद की, कौन से जनपद की, मगध जनपद की क्या थी ये, राजधानी थी। परंतु देखिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी किसको बना दिया गया, पाटलिपुत्र को। किसको बना दिया गया, पाटलिपुत्र को। तो पहले मगध की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, राजगाह हुआ करती थी। मगर जैसे ही 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आई, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे ही देखने को मिलता है कि इसकी राजधानी क्या बना दी है, पाटलिपुत्र बना दी है, जिसे अब वर्तमान में अपन क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता है। प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी देख लीजिए, कंबोज जनपद था, उसकी पुष्कलावती था, राजधानी क्या थी, पुष्कलावती, कंबोज जनपद की पुष्कलावती। गांधार की आप जानते हो तक्षशिला थी, ठीक है। कुरु जनपद था, उसकी इंद्रप्रस्थ, ठीक। पांचाल जनपद की अहिचत्र थी। शूरसेन की मित्रों मथुरा थी और कौशल की क्या थी, श्रावस्ती, ठीक है। और काशी की आपके वाराणसी है, मल्ल की कुशीनगर है, इधर बज्जी या ब्रजी की वैशाली है और मगध की आपके राजगीर। जबकि बाद में क्या बन गई थी, मगध की पाटलिपुत्र। और अंग की क्या है, चंपा। वत्स की मित्रों कौशाम्बी मिलती है। अवंती की आपको पता है उज्जैनी मिलती है, ठीक है। चेदी गणराज्य जो था उसकी सुक्तिमती या सोक्तिमती। और मत्स्य जनपद की आप सब जानते हो विराटनगर। एक और था अशमक, जिसकी राजधानी हुआ करती थी पैठन या प्रतिष्ठानपुरी। याद रख लेना, एक बार फिर से मैं बता दूं, कंबोज की राजधानी पुष्कलावती, गांधार की तक्षशिला, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिचत्र, शूरसेन की मथुरा, कौशल की श्रावस्ती, ठीक है। काशी की वाराणसी और मल्ल की कुशीनगर। इधर बज्जी की वैशाली, मगध की राजगीर, अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी, अवंती की उज्जैनी, चेदी की सुक्तिमती, मत्स्य की विराटनगर और अशमक की पैठन या प्रतिष्ठानपुरी, ठीक है। तो ये देख लिया अपन ने राजगीर का अर्थ। राजगाह का अर्थ आप जान ही चुके, राजाओं का घर, जो कि मगध जनपद की पहले राजधानी हुआ करती थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिर राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहते हैं, पटना कहते हैं, ठीक है। तो ये देख चुके हैं। चलिए अब भाषाएं लिपियों की अगर बात करें तो यहां से भी देखो एक प्रश्न बना है मित्रों पहले, ठीक है। तो भाषाएं और लिपियों की बात कर लें। भाषाएं और लिपियों की बात करते हैं। देखो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, याद रख लेना, कौन सी भाषा में, प्राकृत में। जबकि पश्चिम उत्तर में मिले अभिलेख किसमें, अरेमाइक और यूनानी भाषा में। पश्चिम उत्तर, जैसे पश्चिम उत्तर में आपके अफगानिस्तान पड़ता है, ठीक है। कौन सा पड़ता है, अफगानिस्तान जो जगह है, वहां पर जो भी अभिलेख मिले हैं अशोक के, उनकी भाषाएं ज्यादातर यूनानी थी या फिर अरेमाइक थी, ठीक है। और या फिर खरोष्टी लिपि में मिलते हैं वो, ठीक है। तो ज्यादातर जो अभिलेख है अधिकांश अशोक के, वो किसमें, प्राकृत भाषा में और अरेमाइक या यूनानी भाषा में। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो जितने भी प्राकृत भाषा के अभिलेख थे वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे, ये याद रखना। प्राकृत भाषा के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। यहां से प्रश्न आया हुआ है मित्रों। जबकि देखिए पश्चिम उत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए। अरेमाइक और यूनानी लिपियों का जो प्रयोग हुआ है मित्रों अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान में मिले। जिन अभिलेखों में एक तो अरेमाइक लिपि, अरामाइक लिपि और एक आपके यूनानी लिपि, क्या, अरामाइक और यूनानी लिपि, इनका प्रयोग ज्यादातर कहां पे हुआ है। जो अभिलेख कहां से मिले हैं, अफगानिस्तान से मिले हैं, उनमें ज्यादातर कौन सी लिपियों का प्रयोग देखने को मिलता है, अरामाइक और यूनानी, ठीक है। तो आपको याद रखना अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है अशोक के, और पश्चिम उत्तर में मिले अभिलेखों में अरामाइक और यूनानी भाषा है, ठीक है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जबकि पश्चिम उत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में भी लिखे गए हैं। और अरामाइक और यूनानी लिपियों का जो प्रयोग हुआ है अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले उनमें हुआ है, ठीक है, ये याद रख लेना। एक प्रश्न मैंने बना दिया, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, तो आप जानते हो कौन है, चंद्रगुप्त है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व, याद रख लेना कब बना था, कब संस्थापक, कब किए मौर्य साम्राज्य की स्थापना, 321 ईसा पूर्व में। जिसका शासन देखो पश्चिम उत्तर में। अब देखो अशोक का साम्राज्य कहां से कहां तक था, तो आपके अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक। चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने कलिंग उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, ये भी याद रख लेना। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था, अशोक था,
और उसने किस पर विजय प्राप्त की है? कलिंग, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो कलिंग, और आपको ये भी पता है कलिंग युद्ध के बाद उसने एक तरीके से धम्म का रास्ता अपना लिया। ठीक है, और एक तरीके से युद्ध करना पूरी तरह से त्याग दिया था, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, ये भी यहाँ से भी कोई प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं लेके आया हूं। देखो, एक तो पुरातात्विक प्रमाण जैसे मूर्ति कला। ठीक है, तो इनसे भी एक तरीके से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक प्रमाणों में आपके मूर्ति कला। एक यूनानी राजदूत आए थे जिसका नाम है मेगस्थनीज। ठीक है, आप जानते हैं मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, तो इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य, आपको पता है, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, उसका अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, ग्रंथ, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ तथा संस्कृत भाग में, इनमें भी एक तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। संस्कृत भाग में साहित्य से संबंधित है, और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, एक तरीके से पौराणिक ग्रंथ, इनकी बात करें तो उनमें हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या मिलेगी? जानकारी। पुरातात्विक स्रोतों में मूर्ति कला से, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की इंडिका से, अर्थशास्त्र कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिलती है, जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में, और संस्कृत भाग में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अशोक के अभिलेख, और ज्यादा जो जानकारी हमें देखने को मिलती है, ज्यादातर सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है हमें जानकारी के मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो वो क्या है मित्रों? अशोक के अभिलेख। अशोक पहला सम्राट था मित्रों जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो ये ध्यान रख लेना, अशोक पहला सम्राट है जिसने एक तरीके से अपने अधिकारी और अपनी जो जनता, प्रजा थी, उसके संदेश अगर देखा जाए तो प्राकृतिक पत्थर यानी शिलाओं पर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। अगला देखिए, अशोक के बारे में हम बात करते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से किसका प्रचार किया है? धर्म का प्रचार किया है। अशोक के धम्म की विशेषता देखिए, इसने कलिंग युद्ध के बाद जब युद्ध की एक तरीके से युद्ध को त्याग दिया था, तो उसने धम्म अपना लिया था। एक तरीके से धम्म एक तरीके से एक आचार संहिता थी। तो ये क्या थी? वो एक प्रकार की आचार संहिता, और इसके धम्म में क्या थे? आचरण के नियम थे। जैसे आचरण के नियम, बड़ों के प्रति आदर का सम्मान, ठीक है, आदर सम्मान करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता का भाव रखना, ठीक है, और जो सेवक और दास होते हैं उनके प्रति भी उदार व्यवहार करना, दूसरे धर्मों, ठीक है, दूसरे धर्मों और परंपराओं के प्रति भी आदर सम्मान का भाव रखना है। धर्म सहिष्णु शासक भी था एक तरीके से अशोक। तो ये अशोक के धम्म की विशेषताएं, और अशोक का जो धम्म था वो एक तरीके से उसमें आचरण के क्या थे? नियम थे लोगों के लिए, जनता के लिए। तो देखो, दोबारा से देख लो, एक प्रकार की आचार संहिता यानी आचरण के नियम, बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव था। ठीक है, उन नियमों में क्या करना है कि भाई अपनों से बड़ों का आदर और सम्मान करना है। दूसरा देखो, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति भी क्या रखना है? उदारता का भाव। जो सेवक हैं, दास हैं, उनके प्रति भी उदारता का भाव रखा जाए, उदार व्यवहार किया जाए उनके साथ। और जो दूसरे धर्मों और परंपराओं के प्रति भी एक तरीके से वही सहिष्णुता का भाव, आदर सम्मान का भाव रखा जाए। ठीक है, तो अशोक ने धम्म के प्रचार व प्रसार के लिए, ये याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति की, उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो वो अधिकारी है मित्रों धम्म महामात्य। किस नाम से जानते हैं अपने? धम्म महामात्य। ठीक है, धम्म महामात्य। ठीक, तो ये याद रख लेना। तो अशोक के जो भी एक तरीके से धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्य नाम के विशेष अधिकारियों की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। आपके सामने अब देखिए क्या है, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अब वो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? एक तो देखो पाटलिपुत्र था, ये अपने आप में राजधानी थी मगध की। एक तक्षशिला था, एक उज्जैनी था मित्रों, एक तोषली था, और एक सुवर्णगिरी था। ठीक है, इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है कि भाई 5 एक तरीके से मौर्य साम्राज्य में प्रमुख राजनीति के केंद्र रहे हैं, जिनकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से मिलती है। और उनमें देखो, एक तो पाटलिपुत्र है, ठीक है, एक तक्षशिला है मित्रों, एक उज्जैनी है, एक तोषली है, और एक सुवर्णगिरी है। अब यहाँ पर सुवर्णगिरी के बारे में एक चीज और ध्यान रख लेना, सुवर्णगिरी सोने का पहाड़ है। इसका अर्थ क्या होता है? सोने का पहाड़। तो कर्नाटक में क्या किसकी खान है?
सोने की खदानें हैं, इसलिए ये सुवर्णगिरी अपने आप में क्या था, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, महत्वपूर्ण साम्राज्य था। ठीक है, तो आगे देखिए, मौर्य काल में मेगसनी ने सैनिक गतिविधियों के संचालन, देखो यहां से भी प्रश्न बना है, एक समिति और 6 उप समितियों को उल्लेख किया है, ये याद रखना। मौर्य काल में देखिए अगर देखा जाए तो मेगसनी जो थे उन्हें सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए उसने एक तो समिति का गठन किया और 6 उप समितियां बनाई थी। अब इनमें प्रत्येक समिति के कार्य दिए हुए हैं। जिसे पहली उप समिति थी उसका कार्य क्या था मित्रों, सेना का संचालन करना। दूसरी उप समिति थी, इसके कुछ ज्यादा कार्य थे और वो कौन कौन से कार्य थे याद रख लेना। देखो एक तो यातायात व खान पान का संचालन करती थी, ठीक है, मतलब जो सैनिक लड़ने के लिए जाते थे उनके लिए वाहनों की सुविधाएं करना, खान पान की सुविधाएं करना। देखो और जो भी हथियार थे, उपकरण थे, तो उपकरणों को ढोने के लिए एक तरीके से बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। ठीक, सैनिक के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। सैनिकों की सेवा और देखभाल के लिए देखो सेवक और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। तो ये द्वितीय समिति है ना, इसको याद रख लेना क्योंकि इसमें से प्रश्न बन सकता है। पहले तो उप समितियों के सारे प्रश्न बने हैं कि कितनी उप समितियों का क्या किया है गठन, तो 6 उप समितियां बनाई है और 1 समिति बनाई है। ठीक है, अब तीसरी देखो, तीसरी उप समिति थी वो पैदल सैनिकों का क्या करती थी, संचालन करती थी। और चौथी उप समिति अश्वारोहियों, जो घोड़े पर सवार होकर के जाते थे सैनिक, उनका संचालन करती थी। पांचवी जो रथों को चलाते थे यानी रथारोहियों का संचालन करती थी। और छठी हामी नहीं है मित्रों, हाथी है। क्या है, हाथी। तो छठी हाथी सवार का संचालन यानी हाथी सवार जो सैनिक थे उनका संचालन करती थी। हाथी सवार सैनिकों का संचालन कौन सी उप समिति करती थी, छठी उप समिति करती थी। ठीक है, ये याद रख लेना। नोट देखिए, मौर्य साम्राज्य लगभग कितने वर्षों तक चला है, 150 वर्षों तक, ये याद रखना। चलो अगला देखिए, अब आपको ये याद रखना है कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है, और इसमें देखो इसके बारे में एक तो सेना और एक प्रशासनिक संगठन के बारे में हमको क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा आमतौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो जो हाथियों को पकड़ते थे पहले सेना के काम में लेते थे, ठीक है, तो उनको हाथी कैसे पकड़े जाए उनका जो उपाय है वो ज्यादातर देखने को मिला है। तो किसमें उपाय लिखे हुए हैं मित्रों, अर्थशास्त्र में। और किसकी रचना है, आपके कौटिल्य। कौटिल्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, इनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं मित्रों। ठीक है, ये याद रख लेना। आगे देखो, यूनानी स्रोतों में के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक के पास 6 लाख पैदल सेना। तो ये भी याद रखना भाई, यूनानी स्रोत जो हैं उनसे पता चलता है कि मौर्य सम्राट अशोक था, उसके 6 लाख तो पैदल सेना थी, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ये याद रख लेना। मौर्य यूनानी स्रोतों के अनुसार अशोक के पास 6 लाख तो क्या थी, पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थी, याद रखना। अब दक्षिण के राजा और सरदार, उनके बारे में भी देखिए। दक्षिण में एक शब्द यूज होता था तमिलकम क्षेत्र। अब ये वर्तमान के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जो क्षेत्र था उसी को कहा जाता तमिलकम क्षेत्र, याद रख लेना। तमिलकम क्षेत्र किसे कहते थे, वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के जो क्षेत्र को मिलाकर के एक तरीके से कहा जाता था तमिलकम क्षेत्र। तो दक्षिण भारत में जो राजवंश थे, चोल, चैर और पांड्य राजवंश थे, 3 राजवंश थे मुख्य रूप से। और इनमें जो महत्वपूर्ण पद होता था वो सरदार का पद होता था। और एक तरीके से एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। एक तरीके से ध्यान रखना, सरदार का पद बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है, और ये वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। ठीक है, सरदार के जो समर्थक थे ज्यादातर उसके खानदान के लोग होते थे। ठीक, सरदार के कार्यों की बात करें तो कार्यों की बात करते हैं तो देखो विशेष जो प्रकार के जो अनुष्ठान होते थे उनका संचालन करता था एक तो सरदार। एक युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था, ठीक है, एक विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता का कार्य करता था और अपने अधीन जितने भी लोग थे उनसे क्या करता था, भेंट करता था, मिलता था जाकर के। और राजा का देखो यहाँ पर दक्षिण भारत में राजा का इतना बड़ा कार्य नहीं है, ये याद रख लेना। राजा का कार्य केवल क्या था, टैक्स वसूली करना यानी कर वसूली करना। ठीक, सरदारों की जानकारी किसमें मिलती है, देखो तमिल संगम ग्रंथों में। कौन से ग्रंथों में सरदारों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है तमिल संगम ग्रंथ है उनमें। देखिए पांड्य सरदार, अब यह याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। देखिए
पांड्य सरदार सेन गुत्तुवन, क्या नाम है? पांड्य सरदार, पांड्य राजवंश से था, सेन गुत्तुवन, सरदार का नाम क्या है? सेन गुत्तुवन है। उसकी वन यात्रा का वर्णन हमें जो देखने को मिलता है वो तमिल महाकाव्य किसमें मिलता है? शिलप्पाधिकारम में। किसमें मिलता है मित्रों? शिलप्पाधिकारम में। तो याद रख लेना, यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पांड्य सरदार सेन गुत्तुवन की वन यात्रा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में मिलता है? तो वो मिलता है आपके किसमें? शिलप्पाधिकारम में। किसमें मिलता है? शिलप्पाधिकारम में। ठीक, याद रखना ये। ठीक है मित्रों, अब मित्रों कल मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके बाद ये जो टॉपिक नंबर 2 12th क्लास की जो बुक थी उसका एक तरीके से अभी हाफ पार्ट ही हुआ है मित्रों, और उसका संपूर्ण पार्ट में कल के वीडियो में लेकर आऊंगा। जब तक कि धैर्य बनाए रखें, और मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी मैं लिंक एक तरीके से टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उसकी पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मित्रों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।